नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड में 16 दिसंबर से नहीं होगी जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा। झारखंड में 16 दिसंबर एवं 17 दिसंबर को निर्धारित झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 एक बार फिर टल गई है। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 को लेकर 16 दिसंबर से 17 दिसंबर को यह एग्ज़ाम निर्धारित किया गया था, लेकिन जेएसएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जेएसएससी की ओर से जारी की गई नोटिस के अनुसार नोटिस में लिखा गया है कि झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के संचालन हेतु चयनित एजेंसी द्वारा दिनांक 16 दिसंबर 2023 एवं 17 दिसंबर 2023 को निर्धारित परीक्षा के आयोजन में असमर्थता व्यक्त किए जाने के कारण प्रासंगिक परीक्षा का आयोजन अगले आदेश तक के लिए स्थगित किया जाता है। बता दें कि जेएसएससी ने यह भी स्पष्ट किया है कि परीक्षा आयोजन हेतु नई तिथि का प्रकाशन यथाशीघ्र आयोग के वेबसाइट पर किया जाएगा। ईडी ने 6वीं बार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजा समन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से बार बार उन्हें बुलाने के लिए समन भेजा जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी वे जांच एजेंसी के सामने उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। ज़मीन घोटाले मामले में ईडी उन पर शिकंजा कस रही है। जांच एजेंसी ईडी ने एक बार फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने सोमवार को 6वीं बार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी किया है। उन्हें मंगलवार को राजधानी रांची स्थित जोनल ऑफिस में पेश होना है। जांच एजेंसी अब तक 5 बार समन भेज चुकी है, लेकिन सीएम एक बार भी उपस्थित नहीं हुए हैं। देश में सस्ता होने जा रहा है पेट्रोल डीजल, सरकार ने शुरू की तैयारी। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20 महीनों से कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब जो रिपोर्ट सामने आई है उससे ऐसा लग रहा है कि फ्यूल के दाम में जल्द कटौती देखने को मिल सकती है। मीडिया की खबरों को माने तो सरकार ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में नरमी का लाभ कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के तरीकों पर चर्चा शुरू कर दी है। 2022 में पेट्रोल पर 17 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 35 रुपये प्रति लीटर के नुकसान के बाद अब ओएमसी पेट्रोल पर 8 से 10 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 3 से 4 रुपये प्रति लीटर का प्रॉफिट कमा रही है। खबरों को माने तो तेल मंत्रालय पहले ही ओएमसी के साथ कच्चे तेल और रिटेल प्राइस को लेकर चर्चा कर चुका है। झारखंड में साइबर अपराधियों पर शिकंजा, 33 दिनों में 250 गिरफ्तार। झारखंड पुलिस प्रतिबिंब नामक मोबाइल ऐप के जरिए साइबर क्रिमिनलों पर सर्जिकल स्ट्राइक लगातार कर रही है। पिछले 33 दिनों के अंदर पुलिस ने झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों से 250 साइबर क्रिमिनलों को गिरफ्तार किया है। यह ऐप साइबर क्राइम में इस्तेमाल किए जा रहे मोबाइल फ़ोन की न सिर्फ शिनाख्त कर लेता है बल्कि रियल टाइम लोकेशन देता है और इसकी मदद से पुलिस साइबर क्रिमिनल्स के ठिकानों पर धावा बोल देती है। मीडिया की खबरों को माने तो ऐप लॉन्च होने के 33 दिन के अंदर पुलिस ने साइबर अपराधियों के अड्डों पर 20 से अधिक सर्जिकल स्ट्राइक किए हैं। गिरफ्तार किए गए 250 क्रिमिनल्स के पास से पुलिस ने 600 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन और लगभग 1000 सिम कार्ड बरामद किए हैं। इसके अलावा साइबर क्रिमिनलों के खिलाफ अलग अलग ज़िलों में 60 से अधिक प्राथमिकियां दर्ज हुई हैं। धीरज साहू का पुराना ट्वीट वायरल, लिखा था, लोग कहां से इतना काला धन कमा लेते हैं। झारखंड के कांग्रेस सांसद धीरज साहू इन दिनों काले धन की कमाई को लेकर काफ़ी चर्चा में हैं। धीरज साहू के ठिकाने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए की नकद बरामद किए हैं। नोट गिनते गिनते मशीनें ख़राब हो गई हैं। हालांकि इस बीच धीरज साहू का ब्लैक मनी को लेकर एक पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने काले धन को लेकर ट्वीट किया था और कहा था कि आखिर लोग कहां से इतना धन कमा लेते हैं। मीडिया की खबरों को माने तो धीरज साहू का ये ट्वीट
साल 2022 के 12 अगस्त का है। धीरज साहू ने ट्वीट करते हुए लिखा था, नोटबंदी के बाद भी देश में इतना कालाधन और भ्रष्टाचार देखकर मन व्यथित हो जाता है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि कहां से लोग इतना कालाधन कमा लेते हैं। अगर इस देश से भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म कर सकता है तो वह सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है। मोहन यादव होंगे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव होंगे। सोमवार को विधायक दल की मीटिंग में उज्जैन दक्षिण से विधायक मोहन यादव के नाम का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर को स्पीकर बनाया गया है। मध्य प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं। जगदीश देवड़ा और तुलसी सिलावट को डिप्टी मुख्यमंत्री बनाया गया है। इससे पहले मध्य प्रदेश सीएम का नाम तय करने के लिए पर्यवेक्षकों ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से बात की। इसके बाद पर्यवेक्षक हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, भाजपा सांसद के लक्ष्मण और पार्टी नेता आशा लकड़ा ने भोपाल स्थित राज्य मुख्यालय में विधायकों के साथ बैठक की। इसी में मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का निर्णय को माना सही। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपना निर्णय सुना दिया है। सर्वोच्च अदालत ने अनुच्छेद 370 को हटाने के केंद्र सरकार के निर्णय को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी। बता दें कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया था। इसके साथ ही राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। 370 बंटने के लगभग 4.5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यों वाली बेंच ने केंद्र सरकार के जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के निर्णय को सही बताया था। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था और इसे एक दिन हटाया ही जाना था। कोर्ट ने कहा कि जब जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ था, उसी दौरान उसने अपनी संप्रभुता खो दी थी और भारत के संविधान के अनुसार ही चलना था। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को यह कदम उठाने का अधिकार था और उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। इस मामले में फैसला सुनाते ही सीजेआई ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था और रहेगा। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के समय जब जम्मू कश्मीर भारत में विलय हुआ था, उसी समय उसने अपनी संप्रभुता छोड़ दी थी। इसलिए जम्मू कश्मीर का संविधान भारतीय संविधान के अंदर ही आएगा। दूध के बढ़ते दामों पर लगेगी लगाम, केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। केंद्र सरकार ने देश में दूध के दामों में लगातार वृद्धि पर लगाम लगाने के लिए सोमवार को एक बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने डी ऑयल राइस ब्रैन यानी तेल निकाले जाने के बाद बचे चावल के छिलकों के निर्यात पर भी लगी रोक को मार्च तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। मीडिया की खबरों को माने तो डीजीएफटी के एक नोटिफिकेशन के हवाले से यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सरकार ने डी ऑयल्ड राइस ब्रैन के निर्यात पर रोक मार्च 2024 तक बढ़ा दी है। डी ऑयल्ड राइस ब्रैन के निर्यात पर सरकार ने पहली बार जुलाई 2023 में रोक लगाई थी। डी ऑयल्ड राइस ब्रैन का इस्तेमाल कैटल व पोल्ट्री फीड बनाने में किया जाता है। मतलब पशुओं के आहार चारा के लिए डी ऑयल्ड राइस ब्रैन रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल होता है। इस तरह डी ऑयल्ड राइस ब्रैन डेयरी व पोल्ट्री सेक्टर के लिए अहम हो जाता है और इसकी उपलब्धता का दोनों सेक्टरों की लागत पर सीधा असर होता है। मीडिया की खबरों को माने तो देश में पिछले कुछ समय से दूध की कीमतों में तेज़ी देखी जा रही। लगातार तेज़ी की वजह से पशुओं के आहार के दाम में आ रही तेज़ी का यही कारण है कि सरकार ने डी ऑयल्ड राइस ब्रैन के निर्यात पर रोक को बढ़ाने का फैसला लिया है। 10वीं पास के लिए रेलवे में 3000 से ज़्यादा पदों पर भर्तियां। सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे हुए हैं तो ये खबर आपके लिए ज़रूरी है।
रेलवे रिक्रूटमेंट सेल उत्तर रेलवे ने अप्रेंटिस पदों के लिए भर्ती निकाली हैं। जो उम्मीदवार इन पदों पर भर्ती करने के इच्छुक हों वे आधिकारिक वेबसाइट www.rrcnr के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बता दें कि आवेदन प्रक्रिया 11 दिसंबर से शुरू होगी और आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 11 जनवरी है। वहीं मेरिट लिस्ट 12 फरवरी को जारी होने की संभावना है। यह भर्ती अभियान 3093 रिक्तियों को भरने के लिए चलाया जा रहा है। उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कुल 50% नंबरों के साथ एसएससी मैट्रिकुलेशन या समकक्ष पास होना चाहिए। उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एनवीसीटी एससीवीटी द्वारा जारी प्रासंगिक ट्रेड में आईटीआई पास होना चाहिए। इन पदों पर उम्मीदवार की आयु 11 जनवरी 2024 तक 15 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 100 का भुगतान करना होगा। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और महिला उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान करने की ज़रूरत नहीं है। इन पदों के लिए चयन आवेदन की स्क्रीनिंग और जांच के आधार पर होगा। वहीं वाइवा की कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी।